फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम टू यू। इससे पहले के एपिसोड्स के अंदर आपने हमें दिल्ली एनसीआर, सोनीपत, हरियाणा, मूर्थल से मानसर लेक से हम लोग आए पंचगांव घूमे, पंचगांव से हम लोग गए बंगस वैली, पूरा हमने एंजॉय किया। आज हम बढ़ रहे हैं कुपवाड़ा, सोपोर होते हुए श्रीनगर की तरफ। आज श्रीनगर में एंजॉय करेंगे, लेकिन रास्ते के साइट सीन दिखाते हुए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अब तक का जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से श्रीनगर की तरफ आते हैं तो डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचना आपको बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि रास्ते में अभी सड़कें बन रही हैं और ट्रैफिक जाम भी मिलता है। ज्यादा एफर्ट्स करो, शरीर को थकाओ तो आप श्रीनगर पहुंच सकते हो, नहीं तो आप जम्मू के आसपास कहीं पर स्टे कर लीजिए। मानसर लेक आप स्टे तब कीजिए अगर आपके पास प्री बुकिंग हो, और अदरवाइज वहाँ स्टे के ऑप्शंस तो हैं लेकिन बहुत कम है। बंगस वैली की तरफ आना मेरा पर्पस ये था क्योंकि मैं श्रीनगर के ट्रैफिक के अंदर नहीं रहना चाहता था, ट्रैफिक से बाहर ही मैं रहना चाहता था, और यहाँ मेरे नोन थे और यहाँ भी होटल्स के स्टे ऑप्शंस कम हैं। आप श्रीनगर से बंगस वैली को एक ट्रिप रख सकते हैं कि आप घूम कर आ सकते हैं। वैली बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, आप उसको एंजॉय भी करेंगे। श्रीनगर से बंगस वैली तकरीबन आपको 100 किलोमीटर वन साइडेड पड़ने वाली है और 3 घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगने वाला है। सब लोग 50 प्लस थे कि हम क्लाइमेट के एडजस्ट हो जाएं। बंगस वैली की हाइट 10,000 फीट अप्रोक्सीमेट है और हम लोग चाह रहे थे कि कहीं अपने आप को एडजस्ट होते चले जाएं और थोड़ा सा हमारा रेस्ट भी हो, तो इसलिए हमने बंगस वैली का रुख किया और हमने वाकई इसको एंजॉय किया। सोनीपत हरियाणा से मेरे को पंचगांव कुपवाड़ा का डिस्टेंस 853 किलोमीटर्स पड़ा। सोनीपत से ही सोनमर्ग का डिस्टेंस 836 किलोमीटर्स पड़ता है, लेकिन 1 नाइट स्टे रास्ते में आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। बंगस वैली से श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं। डल लेक का खूबसूरत व्यू और G20 सम्मेलन अभी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है और इसलिए साफ़ सफाई तो बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ेदार, नीट एंड क्लीन एरिया हमारे को देखने को मिल रहा है। कहीं पत्ता भी फालतू में इधर उधर पड़ा हुआ नहीं मिल रहा है। और श्रीनगर 5200 फीट 1585 मीटर्स पर हम आ चुके हैं। 10,000 फीट्स पर हम लोग घूमकर वापस हम 5200 फीट्स पर आ चुके हैं। श्रीनगर घूमने के हमारे पास ऑप्शन कम थे क्योंकि हम लोग श्रीनगर प्लान ही नहीं कर आए हुए, क्योंकि हमने वाया श्रीनगर लेह लद्दाख जाना था, तो इसलिए थोड़ा रास्ते में हम लोग इसको एंजॉय करने के लिए आज रुके हैं। या तो हम डल लेक घूमे, डल लेक तो हम साइड पर देखते हुए घूम लिए, शिकारे पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे को गार्डन देखने थे। और चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन गार्डन्स को घूमिए, लेकिन अगले विजिट में मैं जब भी श्रीनगर का प्लान करूंगा आपको श्रीनगर में जरूर घुमाऊंगा और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, बने रहिए अंत तक और एंजॉय कीजिए श्रीनगर की ब्यूटी को। सबसे पहले हम लोग पहुंचे निशात गार्डन देखने के लिए, और यहाँ पर पेड पार्किंग में ही आपको गाड़ी लगानी पड़ेगी, बाहर आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं। पेड पार्किंग यहाँ पर 50 रुपीज की है और पार्किंग के अंदर ही आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। 10 रुपीज पर हेड यहाँ पर वॉशरूम का भी चार्ज है। अच्छी फैसिलिटी आपको दी हुई है। पार्किंग में रश काफी रहता है, थोड़ा गाड़ी लगाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। खासकर आप वैकेशंस पीरियड में आएंगे तो आपको बहुत क्राउड मिलने वाला है। पार्किंग से बाहर निकलकर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ही चलने पर आप पहुंच जाएंगे निशात गार्डन। बाहर से ही झरना बहता हुआ, नेचुरल सोर्स का पानी बहता हुआ आपका स्वागत कर रहा होगा। एंट्री टिकट एडल्ट्स ₹24 और चिल्ड्रंस की ₹12। ये यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। थोड़ा चेकिंग होती है। अगर आपके पास कैमरा है तो उसका गिम्बल आपको अंदर नहीं लेके जाने दिया जाएगा, बाकी छोटा कैमरा और मोबाइल्स वगैरह आप अंदर लेकर जा सकते हैं। डल लेक के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ निशात बाग बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट व्यू आता है।
नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने इसको 1633 में इसका निर्माण करवाया था और यह कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा बाग है। देखने में मजा आ जाने वाला है। एक तरफ जबरवन माउंटेन्स और दूसरी तरफ डल लेक। बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है। स्नो से पिघल कर आता हुआ नेचुरल पानी इसमें हर समय आपको बहता हुआ मिलेगा। फाउंटेन्स चलते हुए इसमें मिलेंगे। वेल मेंटेन किया हुआ गार्डन। निशात बाग उर्दू का शब्द है और जिसका मतलब है खुशियों का बाग, गार्डन ऑफ जॉय। ये है गार्डन ऑफ डिलाइट। फूलों से भरा निशात गार्डन घूमने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं मुगल गार्डन, जिसे शालीमार गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। शालीमार बाग मुगल गार्डन कश्मीर का सबसे बड़ा बाग है। यहाँ पर भी आपको टिकट लगेगी सेम निशात गार्डन की तरह। 24 रुपया एडल्ट और 12 रुपया बच्चों का। पार्किंग के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर छुट्टियों के सीजन में, लेकिन ये दुकानों के साथ सामने जो रोड अंदर जा रही है, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, इसमें आपको प्राइवेट पार्किंग मिल जाएगी। 50 रुपया वो लोग पार्किंग का चार्ज करते हैं, तो आपको वहाँ जाकर अंदर लोगों के प्लॉट्स में गाड़ी पार्क करके आनी पड़ेगी। बाहर ही कुछ खाने पीने का सामान, स्नैक्स वगैरह यहाँ मिल जाएगा। शालीमार गार्डन डल झील के उत्तर पूर्व में बना हुआ है। शालीमार गार्डन फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट जहांगीर ने 1619 में इसका निर्माण करवाया था। यह बाग को मुगल बागवानी का उच्च बिंदु का गार्डन माना जाता है। मतलब बहुत ही अच्छे गार्डन्स में से यह एक गार्डन है और ये एक सार्वजनिक पार्क है। श्रीनगर का ताज भी इसे कहा जाता है और बहुत ही बेहतरीन गार्डन। दोस्तों चलिए अंदर घूमते हैं और इस गार्डन के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे कि गार्डन में क्या क्या जगह है और कैसे वो प्रचलित हैं। निशात गार्डन से इस गार्डन की दूरी 4.1 किलोमीटर है और रास्ते में आपको ट्रैफिक भी अच्छा मिलने वाला है। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में शालीमार बाग यानी मुगल गार्डन को बनवाया था। इसके दो भाग हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। इस समय हम दीवाने आम में हैं, यानी कि आम जनता के लिए यह बाग होता था। मुगल राज में यहाँ से शिकारा राइड हुआ करती थी। उस समय यह डल लेक के साथ जुड़ा हुआ था। अब हम बढ़ रहे हैं 400 साल पुराने चिनार के पेड़ की तरफ। इसे ईरान से लाया गया था। यह इस गार्डन का सबसे बड़ा और पुराना पेड़ है। चिनार की लाइफ लगभग 700 साल होती है। अक्टूबर में आप अगर आएंगे तो यहाँ अलग ही सुंदरता देखने को मिलेगी। उस समय यहाँ पतझड़ का टाइम होता है और चिनार के पत्ते लाल होकर नीचे गिरे होते हैं, जो अलग ही सुंदरता बिखेरते हैं। ये सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये है 12 दरी। दरी कहते हैं दरवाजे को और यहाँ पर इस तरह के 12 गेट बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा 12 दरी। 10 के नोट पर इसकी एक दरवाजे का चित्र छपा हुआ है। जो आप 10 के नोट पे आप बैक साइड पे देखते हैं तो यहीं का एक चित्र है। यह स्तंभ पाइन ट्री का बना हुआ है। जब आप सोनमर्ग जाएंगे तो पाइन ट्री आपको बहुत सारे वहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम दीवाने खास में आ चुके हैं। रॉयल फैमिली की ही यहाँ एंट्री हुआ करती थी। यहाँ कई साल पहले लाइट एंड साउंड शो हुआ करता था और समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसे बंद कर दिया गया। यह सामने बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनमें कैंडल जला करती थी और ऊपर से पानी बहा करता था। अपनी अलग ही छटा बिखेरता हुआ कितना सुंदर दिखता होगा। वाओ! यह मोहतरमा जिस पत्थर पर खड़ी हैं, यहाँ नूरजहां बैठा करती थी और सामने चबूतरे पर ऊपर पत्थर पर जहांगीर बैठते थे। कैंडल जलती थी और ऊपर से पानी बहता था और संगीतमय वातावरण में इस सुंदरता का आनंद लिया जाता था। और यह फ्लोर आप देख रहे हैं, दोनों तरफ यहाँ नृत्यांगनाएं नाच किया करती थी।
यह है शाही महल। ऊपर आप देख रहे हैं कश्मीरी आर्ट। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध पंक्तियां गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मतलब धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये पंक्तियां यहीं पर और यहीं के लिए लिखी थी। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वह था डाइनिंग हॉल, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बादशाह का दरबार लगता था। कम से कम 200 आदमी यहाँ पर उपस्थित होते थे। उस समय का आर्किटेक्चर देखें, क्या खूबसूरत। सामने से मेन गेट की एंट्री तक नजर आती है और एकदम क्लियर दिखता है। यह पत्थर ईरान से आया है। इसका डिजाइन देखें, यह हिंदुज्म, बुद्धिज्म और मॉस एक साथ डिजाइन किए गए हैं, और आप इसको हाथ लगाकर देखेंगे तो यह पत्थर हमेशा ठंडा रहता है। सामने पहाड़ आप देख रहे हैं, जबरबन हिल्स। वहां से नहर के जरिए यहाँ पानी पहुंचता है। पहले उसे ऊपर स्टोर किया जाता है, फिर इस गार्डन में आता है और यहाँ से डल लेक में जाता है। रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए पानी रोक कर रखा हुआ है। यहाँ पर पूरा स्नो का पानी ही पिघल कर आता है और सभी गार्डन का पानी वहीं से आता है। शालीमार बाग घूमने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव चश्मे शाही की तरफ। चश्मे शाही की दूरी शालीमार बाग से 8.8 किलोमीटर है। 25 से 30 मिनट आपके लगने वाले हैं। चश्मा शाही जब डल लेक की रोड से आप ऊपर जाते हैं तो रोड आगे नैरो हो जाती है, ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। पार्किंग की थोड़ी समस्या होती है। पार्किंग के लिए कोई ड्राइवर या कोई गाड़ी के पास कई बार आदमी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत नैरो रोड है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आप सेल्फ ड्राइव पर आ रहे हैं तो यह थोड़ी सी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं चश्मे शाही। थोड़ा सीढ़ी चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। चश्मे शाही की टिकट भी सेम दोनों गार्डन की तरह ही है। एडल्ट ₹24, चिल्ड्रन ₹12, बड़ों के लिए 24 रुपया और बच्चों के लिए 12 रुपया। और चश्मा शाही राजभवन गवर्नर हाउस के पास बना हुआ है और जबरवान रेंज इसके बैक साइड में पड़ती है। 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान द्वारा इसे एक झरने के आसपास ही बनाया गया था, और यह 108 मीटर लंबा, 38 मीटर चौड़ा, 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। श्रीनगर के तीनों मुगल उद्यानों में सबसे छोटा उद्यान है। सबसे बड़ा उद्यान शालीमार बाग, उससे छोटा है निशात गार्डन और सबसे छोटा है चश्मा शाही। परी महल इसके पास ही बना हुआ है। परी महल हम लोग नहीं पहुंच पाए। अगले विजिट में परी महल जरूर घूमेंगे। राजभवन के पास, गवर्नर हाउस के पास होने के कारण आपकी एक एंट्री भी होती है। चश्मा शाही का मतलब शाही झरना। 1932 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान द्वारा एक झरने के आसपास बनाए गए मुगल उद्यानों में से एक। सम्राट अपने बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक उपहार के रूप में यह उद्यान
बनवाना चाहते थे। 108 मीटर लंबा, 38 मीटर चौड़ा और 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसकी वास्तुकला में ईरानी प्रभाव झलकता है। डिजाइन फारसी उद्यानों पर आधारित है। एक ताजे पानी के झरने के चारों ओर बनाया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे से 14 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 9 मील, और उत्तर पूर्व में ही यह बना हुआ है। इसके आसपास आपको खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है और यहाँ घूमने के लिए सबसे बढ़िया समय अप्रैल से अक्टूबर तक होता है। मई और जून में यहाँ पर फूल पूरी तरह से खिला होता है। पूरी बहार यहाँ पर आई होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। उस समय वेकेशन पीरियड भी होता है और इस कारण यहाँ पर खूब रश होता है। गार्डन में स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सामने उद्गम का स्ट्रक्चर है, यहाँ से पानी यहाँ से आता है और बहते हुए नीचे वाले स्ट्रक्चर की छत से बहता हुआ नीचे जाता है। कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। और ये जो पानी नेचुरल आ रहा है, कहते हैं कि यहाँ के पानी में औषधीय तत्व इसके अंदर हैं। जवाहरलाल नेहरू जी यहीं से अपना पीने का पानी मंगवाया करते थे। बहुत ही अच्छा पानी माना जाता है। और दोस्तों, अब ये घूमते हुए हम लोग चलते हैं वापस, और अब हम बढ़ेंगे सोनमर्ग की तरफ, क्योंकि सोनमर्ग पहुंचते हुए भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। सोनमर्ग हम लोग नाइट स्टे करेंगे और सोनमर्ग से हमारा ट्रैवल स्टार्ट होगा लेह लद्दाख के लिए। पर हमारी बुकिंग भी नहीं है, जाकर मैंने वहां पर कोई होटल बुक करना है नाइट स्टे के लिए। तो मैं इस बारे में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, बताऊंगा कि वहाँ क्या सिस्टम है और कैसे आगे हम लेह लद्दाख के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा, वहां भी आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम आपके साथ हर माध्यम से जुड़े रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। ये गंदरबल पर हमने टैंक फुल कराया है। 1700 रुपये का हमारा तेल डला है यहाँ पर। पेट्रोल 102 रुपये 28 पैसा। उससे पहले हमने कश्मीर में 3300 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। वहाँ पर हमें 103 रुपया कुछ पैसा पेट्रोल मिला था।